हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा सेंटर में। तो क्राउन समान ज्ञान वीडियो सीरीज़ का ये भूगोल का 5वां वीडियो होगा, जिसमें हम चैप्टर 5.5 यानी जल मंडल के सभी पॉइंट्स को देखेंगे। और ये आपका स्टेट लेवल जो पीसीएस होता है, दरोगा, एसएससी, रेलवे के अलावा अन्य परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होगा। तो अगर इससे पहले का पार्ट आप नहीं देखे हैं तो उसका लिंक जो है हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से देख सकते हैं। और इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। देखिए, पृथ्वी के 70.8 भाग जल और 29.2 भाग जो है स्थल है। जनरली राउंड ऑफ में आपको एग्जाम में पूछता है तो 71% जल हो जाएगा और 29% स्थल। ये राउंड ऑफ फिगर है, लेकिन एग्जैक्ट में 70.8 जो है जल है और 29.2% जो है स्थल है। उत्तरी गोलार्ध में स्थल और जल का प्रतिशत जो है 61 और 39 है। ठीक है, जल कितना है 61% और स्थल 39%। वहीं दक्षिणी गोलार्ध में देखिएगा तो जल जो है मात्र 19% एरिया है और आपका स्थल जो है 81% एरिया हो जाता है। इस वितरण के कारण उत्तरी गोलार्ध को स्थल गोलार्ध, देखिए ध्यान दीजिएगा, उत्तरी गोलार्ध को क्या कहा जाता है? स्थल गोलार्ध, और दक्षिणी गोलार्ध को जल गोलार्ध कहा जाता है। नेक्स्ट देखेंगे विश्व के प्रमुख महासागर। ठीक है, विश्व के प्रमुख महासागर कौन कौन है? देखिए, पहला प्रशांत महासागर। इसका क्षेत्रफल अगर आप प्रतिशत में देखिएगा तो 45.70%। वही गहराई, सबसे ज़्यादा गहरा प्रशांत महासागर है 4280 मीटर। फिर हो गया अंध, फिर हिंद और फिर आर्कटिक महासागर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। महासागरों की औसत गहराई जो है वह 3800 मीटर तथा स्थल की औसत ऊंचाई 840 मीटर है। इंपॉर्टेंट देखिए, स्थल का जो एवरेज हाइट है मात्र 880 मीटर ही है, लेकिन वही गहराई देखिएगा महासागरों की तो 3800 मीटर तक है। नेक्स्ट देखेंगे महासागरीय नीतल के उच्चावच। देखिए क्या होता है ये, तो महासागरों के जल को उच्च मितीय वक्र यानी मेट्रिक कर्व द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। इसके आधार पर सागरीय नितल के 4 प्रमुख उच्चावच मंडल पाए जाते हैं। ये कौन कौन से हैं? पहला देखिए, पहला है महाद्वीपीय मग्न तट। ठीक है, तो कॉन्टिनेंटल शेल्फ, तो यह महाद्वीप के किनारे वाला भाग है जो महासागरीय जल में हमेशा डूबा रहता है। इसकी औसत चौड़ाई 80 किलोमीटर तथा गहराई 150 से 200 मीटर तक होती है। वहीं इसका ढाल जो है 1 डिग्री या उससे कम माना गया है। इन मग्न तटों पर प्रमुख मत्स्य क्षेत्र जैसे उत्तरी सागर में डॉगर बैंक। देखिए डॉगर बैंक क्या है, तो एक मत्स्य उत्पादन क्षेत्र है। न्यूफाउंडलैंड के निकट ग्रैंड बैंक, ये दोनों के दोनों क्या है? मत्स्य क्षेत्र हैं। तो पूछ सकता है निम्न में से मत्स्य क्षेत्र कौन है, तो डॉगर बैंक हो जाएगा। ऑप्शन दिया हो रहेगा, उस हिसाब से आपको छांटना होगा। दूसरा देखिए, वह है महाद्वीपीय मग्न ढाल यानी कॉन्टिनेंटल स्लोप। तो जल मग्न तट तथा गहरे सागरीय मैदान के बीच तीव्र ढाल वाले मंडल को महाद्वीपीय मग्न ढाल कहा जाता है। इसकी ढाल प्रवणता जो है 2 डिग्री से लेकर के 5 डिग्री तक तथा गहराई 200 से लेकर के 3000 मीटर तक होती है। इसका सर्वाधिक विस्तार जो है वह अंटार्कटिक महासागर में है, जो कि 12.4% पाया गया है। तीसरा देखिए, गहरे महासागरीय मैदान, डीप सी प्लेन्स। तो ये क्या होता है कि ये जो होता है यह महासागरीय नीतल का सर्वाधिक विस्तृत मंडल होता है, जिसकी गहराई जो है 3000 से लेकर के 6000 मीटर तक होती है। यह महासागरीय क्षेत्रफल का लगभग 75.9% भाग पर विस्तृत है। इसका सर्वाधिक विस्तार प्रशांत महासागर में 80.3% पाया जाता है। सागरीय मैदानों में कटक, ज्वालामुखी पर्वत, गाई आर्ट जैसी विषमताएं मिलती है। 60 डिग्री से 70 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के बीच इनका प्रभाव जो है ज़्यादा पाया गया है। किसका? गहरे सागरीय मैदान का। चौथा देखिए, तो हुआ महासागरीय गर्त। ठीक है, यानी ओशियन डिप्स। तो ये महासागरों के सबसे गहरे भाग होते हैं, जो महासागरीय नितल के लगभग 7% भाग पर फैले हुए हैं। इनके ढाल खड़े होते हैं। आकार की दृष्टि से गर्त को 2 प्रकार के होते हैं।
पहला देखिए, कम क्षेत्रफल वाले किंतु गहरे खड्डे को गर्त कहते हैं, डीप्स कहते हैं, तथा दूसरा जो हुआ लंबे खड्ड को खाई कहा जाता है। यानी दो हुआ, एक डीप्स और दूसरा ट्रेंच हुआ इंग्लिश में। हम देखेंगे विश्व के प्रमुख गर्त कौन कौन से हैं जो प्रश्न पूछा जाएगा। तो सबसे गहरा जो दुनिया का खाई है या गर्त बोल सकते हैं उसको, तो वह है उत्तरी प्रशांत महासागर में, जिसका नाम है मेरियाना गर्त। इसकी गहराई देखिएगा तो 11,033 मीटर है। ठीक है। दूसरा है टोंगा जो कि मध्य दक्षिण प्रशांत महासागर में है, इसका गहराई 10,882 मीटर है। तीसरा है जापान में, ठीक है, रामपो, जिसकी गहराई है 10,554 और यह उत्तरी प्रशांत महासागर में स्थित है। तो जनरली प्रश्न पूछता है पहला से मेरियाना गर्त से। चौथा देखिए क्यूराइल में है, ठीक है, तो यह भी उत्तरी प्रशांत महासागर में स्थित है। पांचवा देखिए स्क्वायर, ठीक है, तो यह उत्तरी पश्चिम प्रशांत महासागर में है। प्यूर टोरिको, यह अटलांटिक महासागर में है, इसका नाम याद रखिएगा। डोमेटिना, तो यह हिंद महासागर का सबसे गहरा खाई है। फिर है रोमसे और सुंडा। ठीक है, तो ये 9 प्रमुख गर्त हैं महासागरों के। चलिए हम देखेंगे पृथ्वी पर जल का वितरण किस प्रकार से है। तो देखिए महासागरों में जितना जो जल अवेलेबल है उसका 97.25% भाग जो है महासागरों में स्थित है। हिमनियों तथा हिमटोपियों में मात्र 2.5% है। भूमिगत जल इम्पॉर्टेंट है, इसको याद रखिए, जो हमारा भूमि के अंदर जल है वह मात्र 0.68% ही है। वहीं झीलों का देखिएगा तो 0.01%। मृदा में नमी, ये सारे का सारा जो सोर्स है एनसीईआरटी का डाटा है, तो ये एग्जाम में सही होगा अगर पूछता है तो। पांचवा देखिए मृदा में नमी, तो ये 0.005%, वायुमंडल में मात्र 0.001 हो गया, नदी नाले में 0.0001 और जैव मंडल में ये आप देख रहे हैं। ठीक है, चलिए अब हम आगे देखेंगे उच्चावच की अन्य आकृतियाँ क्या क्या होती है। तो पहला देखिए अंतः सागरीय कंदरा यानी सबमरीन कैनियंस। तो महाद्वीपीय मग्न तट तथा मग्न ढाल पर संकरी गहरी तथा खड़ी दीवार से युक्त घाटियों को महासागर के अंदर होने के कारण अंतः सागरीय कंदरा या कैनियन कहा जाता है। उदाहरण देख लीजिए तो हडसन कैनियन है, कांगो कैनियन, बोरिंग, प्रिविलॉफ कैनियन, ये सभी प्रमुख अंतः सागरीय कंदरा की उदाहरण है। दूसरा देखिए नित्तल पहाड़ियाँ। ठीक है, तो ये क्या होता है, जलमग्न पर्वत का शिखर जिसकी ऊंचाई 1000 मीटर से अधिक होती है समुद्र पर्वत कहलाते हैं। यानी समुद्र के अंदर में जो शिखर टाइप का होता है जिसका ऊंचाई 1000 मीटर या उससे ज़्यादा होता है उसको समुद्रीय या समुद्र का पर्वत कहते हैं। सपाट शीर्ष वाले समुद्र पर्वतों को गाई आर्ट कहा जाता है। तीसरा देखिए महासागरीय कटक। ठीक है, तो ओशियन रेट्स क्या होता है, तो महासागरों के मध्य प्रसार के कारण अगाध सागरीय मैदान के ऊपर एक कटक पाए जाते हैं। कहीं कहीं पर ये समुद्री जल स्तर के ऊपर द्वीप बनाते हैं, जैसे एजोस द्वीप। इन कटकों का सर्वाधिक विस्तार अटलांटिक एवं हिंद महासागरों में पाया जाता है। अब हम देखेंगे महासागर अलग अलग कौन कौन से उससे जुड़े हुए सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को। तो देखिए सबसे पहला क्या है, प्रशांत महासागर। तो प्रशांत महासागर पृथ्वी के 1/3 क्षेत्रफल पर पश्चिम से पूर्व 1600 किलोमीटर, सॉरी ये 16,000 है, ठीक है, 16,000 किलोमीटर चौड़ी तथा उत्तर में बोरिंग जल डमरू मध्य तथा दक्षिण में अंटार्कटिका महाद्वीप के मध्य 14,880 किलोमीटर की लंबाई में एक त्रिभुजाकार रूप में फैला हुआ है। इसके उत्तर में क्या है, प्रशांत महासागर के उत्तर में बोरिंग जलमंडल मध्य है, दक्षिण में आपका अंटार्कटिक महाद्वीप हो गया, पूर्व में दक्षिणी तथा उत्तरी अमेरिका महाद्वीप हुआ तथा पश्चिम में एशिया और ऑस्ट्रेलिया स्थित है। तो ये चौहद्दी हो गया आपका प्रशांत महासागर का। चलिए आगे देखिए, इसमें कई आंतरिक तथा सीमांत सागर जैसे जापान सागर, ओखोटस्क, बोरिंग सागर, चीन सागर, कोरल सागर, आराफुरा सागर आदि पाए जाते हैं। यानी ये सभी सागर जो है प्रशांत महासागर के ही हिस्से हैं। नेक्स्ट देखिए
प्रशांत महासागर में अंध महासागर तथा हिंद महासागर के समान मध्यवर्ती कटक नहीं पाए जाते हैं, किंतु कुछ बिखरे कटक जैसे प्रशांत कटक, न्यूजीलैंड रज, क्वींसलैंड पठार आदि पाए जाते हैं। दूसरा महासागर देखिए अटलांटिक महासागर, ठीक है। तो यह महासागर विश्व के क्षेत्रफल का 1/6 भाग तथा प्रशांत महासागर के क्षेत्रफल का 1/2 यानी प्रशांत महासागर जितना फैला हुआ है उसका आधा ही है ये। इसका क्षेत्रफल देखिए 820 लाख वर्ग किलोमीटर है और इसका आकार इस आकार का है, ठीक है। प्रशांत महासागर कैसा है, उसका आकार ट्रायंगुलर है, वहीं अटलांटिका का आकार जो है इस साइज का है। 35 डिग्री दक्षिण अक्षांश पर इसका पूर्व पश्चिम चौड़ाई जो है 5920 किलोमीटर है। यह भूमध्य रेखा की ओर संकरा होता जाता है। सौराक अंतर्द्वीप तथा लाइबेरिया तट के बीच इसकी जो चौड़ाई है वह 2560 किलोमीटर है। इसके उत्तर में देखिए ग्रीनलैंड हो गया, हडसन की खाड़ी, बाल्टिक सागर तथा उत्तरी सागर स्थित है, वहीं दक्षिण में खुला है। पूर्व में यूरोप तथा अफ्रीका एवं पश्चिम में उत्तरी तथा दक्षिण अमेरिका स्थित है। अगला पॉइंट देखिए, अटलांटिक महासागर के मग्न तट पर कई सीमांत सागर एवं असंख्य द्वीप पाए जाते हैं। सीमांत सागर देखिए तो कौन कौन सा है, ये बाल्टिक सागर हो गया, उत्तरी सागर, हडसन की खाड़ी, डेनमार्क जलमंडलमध्य, डेविस जलमंडलमध्य आदि हैं। मग्न तट पर स्थित द्वीपों में बर्मुडा, सेंट हेलेना, फॉकलैंड, केप वर्डे, ब्रिटिश द्वीप, ट्रिनिडाद, जॉर्जिया आदि प्रमुख है। ध्यान से देखते चलिएगा फ्रेंड्स, ज्योग्राफी जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके पीटी के लिए भी, मेंस के लिए भी, ठीक है। एसएससी रेलवे सभी की जगह काफ़ी प्रश्न यहाँ से पूछे गए, ठीक है। पूरा कंप्लीट करवाएंगे, हिस्ट्री का भी पैरेलली चल रहा है, ज्योग्राफी चल रहा है, तो एक एक करके हम चैप्टर वाइज पूरा बुक को इस वीडियो सीरीज में करवाएंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे हम मध्य अटलांटिक कटक के बारे में। तो अंध महासागर की तली की सर्वाधिक विशेषता एक अनुदैर्ध्य उभार है जिसे मध्य अटलांटिक कटक कहा जाता है। इस कटक के उत्तर में आइसलैंड से दक्षिण में बोवो द्वीप तक इस अक्षर के आकार में 14,400 किलोमीटर की लंबाई तक फैला हुआ है। इस कटक की कई शाखाएं हैं। पहला देखिए डॉल्फिन उभार, तो यह भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित है। दूसरा है चैलेंजर उभार, तो यह भूमध्य रेखा के दक्षिण में स्थित है। तीसरा है बिबिल टॉम्सन कटक, तो यह आइसलैंड और स्कॉटलैंड के बीच में स्थित है। चौथा देखिए टेलीग्राफिक पठार, तो यह ग्रीनलैंड के दक्षिण में स्थित है। पांचवा है न्यू फाउंडलैंड उभार, तो यह 50 डिग्री उत्तरी अक्षांश के पास मध्य अटलांटिक कटक न्यू फाउंडलैंड उभार कहलाता है। ओजोर उभार, तो 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश के दक्षिण मध्यवर्ती कटक से एक शाखा अलग होकर अजोर उभार के नाम से अजोर तट की ओर जाती है। सातवां देखिए वाल्विस कटक, तो 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर यह अफ्रीका के मग्न तट पर स्थित है। आठवां है रायो ग्रैंडी उभार, तो यह दक्षिण अमेरिका की ओर उन्मुख है। मध्यवर्ती कटक में कई चोटियां सागर के ऊपर दृष्टिगत होती है, जैसे अजोर्स का पीको द्वीप तथा केप वर्डे द्वीप। आगे देखिए अटलांटिक महासागर में बहुत कम गर्त पाए जाते हैं। इनमें प्रमुख है दक्षिण सैंडविच खाई, केप वर्डे गर्त, पिक्टोरिको गर्त, रोमांस गर्त आदि। तीसरा महासागर देखेंगे हिंद महासागर, ठीक है, इंडियन ओशियन। तो हिंद महासागर चारों ओर महाद्वीपीय भाग, उत्तर में एशिया हो गया, पश्चिम में अफ्रीका, पूर्व में एशिया और दक्षिण पूर्व में ऑस्ट्रेलिया तथा दक्षिण में अंटार्कटिका से घिरा हुआ है। सीमांत सागरों में मोजाम्बिक चैनल, अंडमान सागर, लाल सागर, फारस की खाड़ी प्रमुख हैं। देखिए मध्यवर्ती कटक सेंट्रल रिज, तो इस महासागर में भारत के दक्षिण से शुरू होकर मध्यवर्ती कटक दक्षिण में अंटार्कटिका तक क्रमबद्ध रूप से उत्तर से दक्षिण दिशा में फैला है, जो इस प्रकार है। पहला देखिए शोकोना, चैगोस, सेचलिस, सेंट पॉल, एम स्टर्म्स भारत अंटार्कटिका
करगुलेन, गॉसबर्ग और मेडास्कर। नेक्स्ट देखिए, कटक पर स्थित द्वीप मध्यवर्ती कटक पर क्रम से लंका द्वीप, मालदीप, चौगोस, न्यू एम्स्टर्डम, सेंट पॉल, कारगुलेन आदि द्वीप पाए जाते हैं। अन्य बिखरे कटकों पर द्वीप में प्रिंस एडवर्ड, क्रोजेट आदि प्रमुख हैं। हाल ही में कार्लसबर्ग कटक का पता चला है जो अरब सागर को दो बराबर भागों में बांटती है। तो पूछ सकता है कौन सा कटक जो है अरब सागर को दो बराबर भागों में बांटती है। तो आंसर क्या होगा, वो हो जाएगा कार्लसबर्ग। अगला देखेंगे हम महासागर का तापमान व लवणता के बारे में। ठीक है, तो देखिए महासागरीय तापमान। तो महासागरीय जल का तापमान वनस्पति तथा जीव जगत दोनों के लिए महत्वपूर्ण होता है। यह तटवर्ती स्थलीय भागों की जलवायु को प्रभावित करती है। महासागरीय जल का औसत तापांतर जो है लगभग नगण्य होता है, 1 डिग्री के आसपास होता है। उच्चतम तापमान शाम को 2 बजे तथा न्यूनतम तापमान प्रातः 5 बजे होती है। सागरीय जल का उच्चतम वार्षिक तापमान अगस्त में और न्यूनतम फरवरी में पाया जाता है। अगला पॉइंट देखिए, महासागरीय जल के तापमान वितरण को कई कारक जो है प्रभावित करते हैं। उनमें से पहला है अक्षांश। तो भूमध्य रेखा से उत्तर ध्रुव या दक्षिण ध्रुव की ओर जाने से सतहीय जल का तापमान घटता जाता है, क्योंकि ध्रुव की ओर सूर्य की किरणें जो है तिरछी होती जाती है। ठीक है, मान लीजिए इस तरह से है, तो जैसे ही ध्रुव के ओर जाएगा तो जो किरणें हैं वह धीरे धीरे तिरछी हो जाएगी, लेकिन ऊपर में रहेगा तो वह लंबवत पड़ता है। ठीक है, चलिए दूसरा देखते हैं, जल एवं स्थल के वितरण में असमानता। तो उत्तरी गोलार्ध में स्थित स्थल की अधिकता एवं दक्षिणी गोलार्ध में जल की अधिकता के कारण असमान तापमान वितरण होती है। उत्तरी गोलार्ध में गर्म स्थल के संपर्क में आने से महासागर अधिक ऊष्मा प्राप्त कर लेता है, जिस कारण यहाँ का तापमान दक्षिणी गोलार्ध की अपेक्षा अधिक रहता है। निम्न अक्षांशों में स्थलीय भागों से घिरे सागरों का तापमान अधिक होता है, जैसे भूमध्य सागर का जो है 26.6 डिग्री, लाल सागर का 32.8 डिग्री और फारस की खाड़ी का 34.4 डिग्री टेम्परेचर है। तीसरा कारण क्या है तापमान का, तो वह है पवन। तो व्यापारिक हवाओं की पेटी में महासागरों के पूर्वी भाग में कम तापक्रम तथा पश्चिमी भाग में अधिक तापमान होता है। पछुआ पवन की पेटी में महासागरों के पूर्वी भाग में अधिक तापमान होते हैं। चौथा देखिए, महासागरीय धाराएं। तो जिस स्थान पर गर्म धाराएं पहुंचती है वहां का तापमान जो है बढ़ जाता है, जैसे गल्फ स्ट्रीम उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट का तापमान बढ़ा देती है। ठंडी धाराएं तापक्रम को नीचा कर देती है, जैसे लिब्राडोर। पूछता है लिब्राडोर किस प्रकार की जलधारा है, तो हो जाएगा ठंडी जलधारा। तो यह उत्तर अमेरिका के उत्तर पूर्वी तट के तापमान को हिमांक के पास लगभग पहुंचा देते हैं, यानी 0 डिग्री सेल्सियस इसका टेम्परेचर कर देता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, महासागरों की सतह के जल का औसत वार्षिक तापमान, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये पूछता है। ठीक है, महासागर के जल सतह का औसत टेम्परेचर कितना होता है, तो ये 17.2 डिग्री सेल्सियस होता है। बढ़ते हुए अक्षांश के साथ तापमान 0.5 डिग्री प्रति अक्षांश, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रति अक्षांश समुद्री टेम्परेचर कितना कम आता है, तो हो जाएगा आपका 0.5 डिग्री सेल्सियस का। उत्तरी गोलार्ध का औसत वार्षिक तापमान जो है 19 डिग्री तथा दक्षिणी गोलार्ध में 16 डिग्री होता है। तो बिना गोलार्ध का नॉर्मल पूछता है तो क्या हो जाएगा 17.2। वहीं उत्तरी में पूछेगा तो यह हो जाएगा 19 डिग्री सेल्सियस और दक्षिणी में 16 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, महासागरीय लवणता। ठीक है, तो सागरीय जल के भार एवं उसके में घुले हुए पदार्थों के भार के अनुपात को सागरीय लवणता कहते हैं। सागरीय लवणता की प्रति 1000 ग्राम जल में स्थित लवण की मात्रा 0/00 के रूप में दर्शाया जाता है, जैसे 25/00 का अर्थात क्या होता है कि 1000 ग्राम सागरीय जल में जो है 25 ग्राम लवण की मात्रा है। यह प्रतिशत नहीं बल्कि मात्रा होता है। ठीक है, 25 ग्राम 1000 में होता है, यानी 100 ग्राम में 2.5 ग्राम।
नेक्स्ट देखिए, महासागरीय लवणता के प्रमुख घटक। देखिए तो सोडियम क्लोराइड सबसे ज़्यादा होता है, इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है कि महासागरीय लवण में सबसे ज़्यादा कौन सा घटक होता है, तो आपका हो जाएगा सोडियम क्लोराइड, जो कि 27.21 होता है 1000 ग्राम में, मतलब लगभग 77.8%। दूसरे नंबर पे मैग्नीशियम क्लोराइड होता है, यह लगभग 11% होता है। इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा। और सबसे कम क्या होता है, तो होता है मैग्नीशियम ब्रोमाइड। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। सागरीय लवणता अधिक होने पर जल का क्वथनांक अधिक होता है। काफ़ी बार पूछा गया है कि सागर का जो जल है उसका क्वथनांक साधारण जल या नॉर्मल वाटर से अधिक होगा कि कम होगा, तो हो जाएगा अधिक होगा, लेकिन वही हिमांक जो है वह कम जाता है। सागरीय लवणता के कारण जल का घनत्व भी बढ़ता है। इंपॉर्टेंट है ये फ्रेंड्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको नोट डाउन कीजिएगा। 3 प्रश्न। ठीक है, क्वथनांक सागरीय लवणता का नॉर्मल वाटर से ज़्यादा होता है कम, ज़्यादा। हिमांक क्या होता है, कम या ज़्यादा, तो कम। ठीक है, घनत्व क्या होगा, तो बढ़ा जाएगा। लवणता अधिक होने से बाष्पीकरण जो है न्यून होता है, यानी बाष्पीकरण कम जाता है। नेक्स्ट देखिए, सागरीय लवणता के स्रोत क्या होते हैं। तो पृथ्वी सागरीय लवणता का मुख्य स्रोत है। नदियां सागर तक लवण पहुंचाने वाली प्रमुख कारक है। पवन भी स्थल से सागर तक नमक पहुंचाने का कार्य करती है। ज्वालामुखी से निस्सृत राखों से भी कुछ लवण प्राप्त होते हैं, यानी अलग अलग जो फैक्टर है जिसके कारण समुद्री जो जल है वह लवणीय होता है। सागरीय लवणता के नियंत्रक कारण, तो बड़ी नदियां महासागर के तटीय जल की लवणता को कम कर देती है। वर्षा भी लवणता को कम करता है। सागरीय हिम के पिघलने से लवणता में कमी आती है। ये 3 फैक्टर हैं जिस पे कंट्रोल होता है लवणता। आगे देखिए चौथा फैक्टर क्या क्या है। तो बाष्पीकरण से सागरीय लवणता में वृद्धि होती है। जैसे ही सूरज की रोशनी तेज होगी तो वाष्प उड़ेगा, तो नमक तो उड़ेगा नहीं, लवण तो उड़ेगा नहीं, तो इसीलिए लवणता में उसमें वृद्धि आ जाएगी। और इसी प्रिंसिपल पे जो है समुद्र से नमक बनाया जाता है। पांचवा देखिए, प्रति चक्रवातीय दशा एवं उच्च वायुमंडलीय दाब से सागरीय लवणता जो है बढ़ती है। उच्च अक्षांश यानी ध्रुवीय क्षेत्रों में सागरीय जल के जमने से तथा हिम के निर्माण के कारण सागरीय लवणता में मामूली वृद्धि होती है, परंतु हिम से पिघलने पर लवणता में कमी आ जाती है। ये देखिए पिक्चर आप देख रहे हैं लवणता का वितरण कैसा है। ठीक है, समुद्री जल में अलग अलग भूमध्य रेखा और अक्षांश रेखा में किस तरह से वितरित किया हुआ है। इतना इंपॉर्टेंट नहीं पिक्चर। चलिए आगे बढ़ेंगे, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। विभिन्न सागरों में जो है जल की लवणता, तो बान झील जो कि तुर्की में है उसमें सबसे ज़्यादा है 330। मृत सागर कहा जाता है। ठीक है, तो उसका 238 है। सबसे कम आप देखेंगे तो वह लाल सागर में है। ठीक है, 40। चलिए आगे बढ़ेंगे। सम लवण रेखा क्या होता है, आइसो हेलिन लाइन क्या होता है, आइसो हेलाइन। ठीक है, तो सम लवण रेखाएं वे रेखाएं होती है जो कि सागरों के सतह पर समान लवणता वाले क्षेत्र को मिलती है। अब हम देखेंगे महासागरीय धाराएं के बारे में। ठीक है, तो सागरों व महासागरों में जल के एक निश्चित दिशा में प्रवाहित होने की गति को धारा कहा जाता है। सागरीय जल में विभिन्न प्रकार की गतिशीलता पाई जाती है। पहला है प्रवाह, ड्रिफ्ट जिसको बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है, देखिए तो जब पवन वेग से प्रेरित होकर सागरीय सतह पर जल मंद गति से परिसंचालित होता है तो उसे प्रवाह कहते हैं, जैसे दक्षिणी एवं उत्तरी अटलांटिक प्रवाह। दूसरा हुआ धारा यानी करंट, तो समुद्र का जल जब एक निश्चित दिशा में अपेक्षाकृत अधिक वेग से अग्रसर होता है तो उसे धारा कहते हैं। इसका वेग जो है 28 से 42 किलोमीटर प्रति घंटा होता है। उदाहरण देखिएगा तो एल नीनो धारा है एक। तीसरा देखिए विशाल धारा है जिसको बोला जाता है स्ट्रीम, तो समुद्र का जल जब अधिक गति से एक सुनिश्चित दिशा में भूपृष्ठीय नदियों की भांति गतिशील होता है तो उसे विशाल धारा कहते हैं, जैसे गल्फ स्ट्रीम। देखेंगे धाराओं के प्रकार को। ठीक है, तो तापमान के आधार पर महासागरीय धाराएं जो है 2 प्रकार की होती है। पहला
उष्ण धारा यानी वार्म करंट। तो विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर प्रवाहित होने वाली धाराएं उष्ण धारा या गर्म धाराएं कहती है। जैसे एग्जाम्पल गर्म धारा का क्या हो गया, तो यह ब्राजील धारा हो गया। दूसरा हुआ ठंडी धारा या फिर कोल्ड करंट। तो ध्रुवों से विषुवत रेखा की ओर बहने वाली धाराएं जो है ठंडी होती है, जैसे आप देखिए लेब्राडोर। तो धाराओं की उत्पत्ति कैसे होता है, देखिए तो सागर का जल सदा गतिशील रहता है। सन्मार्गी पवनों का प्रवाह, जल का ताप और घनत्व में अंतर, वर्षा की मात्रा और पृथ्वी की गतिशीलता आदि कारक धाराओं को जन्म देती है। पृथ्वी की परिभ्रमण गति के कारण धाराओं की दिशा में झुकाव होता है। इंपॉर्टेंट लाइन, ठीक है। देखिए किसके कारण धाराओं में झुकाव होता है, तो होगा पृथ्वी की परिभ्रमण गति के कारण, ठीक है। तो फेरल के नियम के अनुसार यह झुकाव उत्तरी गोलार्ध में दाहिनी तरफ तथा दक्षिणी गोलार्ध में बाईं तरफ होता है। पृथ्वी के घूर्णन के कारण उत्पन्न आभासी बल को कोरियोलिस बल कहते हैं। इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, काफ़ी ज़्यादा ये पूछा गया है कि पृथ्वी की किस गति के कारण उत्पन्न आभासी बल को कोरियोलिस कहते हैं, तो हो जाएगा घूर्णन। या फिर कोरियोलिस बल किसको कहा जाता है, हो जाएगा पृथ्वी के घूर्णन के कारण उत्पन्न आभासी बल को। नेक्स्ट देखेंगे, इंपॉर्टेंट है काफ़ी ज़्यादा ये, अटलांटिक महासागर की धाराएं, गर्म धाराएं और ठंडी धाराएं। तो गर्म धाराएं देखिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इजी होगा आपको रिवाइज करने में। तो गर्म धाराएं हैं उत्तरी विषुवतरेखीय धारा, ब्राज़ील धारा, गल्फ स्ट्रीम, विपरीत विषुवतरेखीय धारा या फिर गिनी धारा और फ्लोरिडा धारा। वहीं ठंडी धारा देखिए लेब्राडोर, पीछे भी हमने देखा था, कनारी धारा, वेंगुएला, फॉकलैंड, दक्षिण अटलांटिक महासागर प्रवाह। तो इस तरह के जो प्रश्न पूछेंगे कि निम्न में से कौन गर्म जलधारा है या फिर ठंडी जलधारा, ऑप्शन दिया हो रहेगा। इधर देखिए और है गर्म जलधारा में दक्षिण विषुवतरेखीय धारा, ये काफ़ी बार पूछा गया है। एंटिलीज धारा, ठंडी में देखिए तो इरमिंगर धारा और अटलांटिका प्रवाह। चलिए आगे देखेंगे, सारगैसो सागर ये क्या होता है, देखिए इंटरेस्टिंग है। तो उत्तरी अटलांटिक महासागर में गल्फ स्ट्रीम, कनारी धारा एवं उत्तरी विषुवतीय धारा द्वारा एक प्रति चक्रवातीय प्रवाह क्रम बनाया जाता है, जिसके अंतर्गत शांत एवं गतिहीन जल पाया जाता है, जिसमें सारगैसम घास फैली रहती है, ठीक है। घास का नाम क्या है, सारगैसम, घास फैली रहती है। इस भाग को सारगैसो सागर कहा जाता है। सारगैसो शब्द जो है पुर्तगाली भाषा के शब्द सारगैसम से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है समुद्री घास, ठीक है। तो समुद्री घास काफ़ी ज़्यादा होती है कुछ क्षेत्र में, उसी को सारगैसो सागर कहा गया है, सीवीड, ठीक है। नेक्स्ट देखिए विस्तार। तो ये जो सारगैसो सागर है, इसका विस्तार 20 डिग्री उत्तर से 40 डिग्री उत्तर और 35 डिग्री पश्चिमी देशांतर से 75 डिग्री पश्चिमी देशांतर तक पाया जाता है। इसकी विशेषता क्या है, तो यह अटलांटिक महासागर की सर्वाधिक लवणता यानी सबसे ज़्यादा लवणता पाई जाने वाली क्षेत्र है। सागर का औसत वार्षिक तापमान भी काफ़ी ज़्यादा है, यह 28 डिग्री सेल्सियस रहता है। सागर में तैरती हुई घास नौवहन में बाधा उत्पन्न करती है। देखिए महासागर, ये जलधाराएं जो है प्रशांत महासागर का कौन कौन सा है, तो प्रशांत महासागर में गर्म जलधारा देखिए क्यूरेशिया है, उत्तर विषुवतीय रेखा हो गया, उत्तरी प्रशांत धारा, इल नीनो धारा, सुमीमा धारा, अलास्का धारा और दक्षिण विषुवतीय धारा। ठंडी जलधारा देखिए पेरू या हम्बोल्ट, काफ़ी बार ये पूछा गया है। फिर है कैलिफोर्निया धारा, फिर क्यूराइलिया, ओयासियो धारा, ओखा टस्क धारा, ये ठंडी जलधाराएं हैं, ठीक है। 8वां है गर्म जलधारा में देखिए तो है पूर्वी ऑस्ट्रेलिया धारा। हिंद महासागर की धाराएं देखिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसका रिवाइज करने में इजी होगा, ठीक है। अगर पीडीएफ चाहिए तो कमेंट में बताइएगा हमें। तो गर्म जलधाराएं देखिए हिंद महासागर के हैं अगुलहास, मोजाम्बिक, ये काफ़ी बार पूछा हुआ है मोजाम्बिक। फिर है दक्षिण विषुवतरेखीय धारा, दक्षिण पश्चिमी मानसून धारा, उत्तर पूर्वी मानसून धारा और मेडास्कर धारा, ये भी काफ़ी बार पूछा हुआ है, ठीक है। वहीं ठंडी जलधारा 2 ही हैं दक्षिण महासागर के प्रमुख, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया धारा और पश्चिमी पवन प्रवाह। अब हम देखेंगे महासागरीय धाराओं का प्रवाह क्या होता है, प्रभाव क्या होता है, यानी इफेक्ट क्या होता है। पहला देखिए
पृथ्वी का ऊष्मा संतुलन। तो महासागरीय धाराएं तापक्रम के वितरण का महत्वपूर्ण स्रोत होता है। जब गर्म धाराएं ठंडे भागों में पहुंचती है तो वहां अधिक सर्दी नहीं होने देती है। जैसे ग्रेट ब्रिटेन हो गया, नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क आदि का तापमान गल्फ स्ट्रीम के बड़े भाग उत्तरी अटलांटिक धारा के कारण अपेक्षाकृत गर्म रहता है। इसी तरह ठंडी जो धारा है किसी स्थान के तापमान को अत्यंत नीचा कर देता है। जैसे क्यूराइल हो गया, लेब्राडोर हो गया, फॉकलैंड की धाराएं जो है प्रभावित क्षेत्रों में भारी हिमपात के लिए जिम्मेदार है। दूसरा देखिए वर्षा का प्रभाव। तो गर्म धाराओं के ऊपर चलने वाली हवाएं नमी धारण करके प्रभावित क्षेत्रों में वर्षा कराती है। उदाहरण के लिए जापान के पूर्वी भाग में जो है क्यूरेशिया धारा के कारण वर्षा होती है। तीसरा देखिए वातावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है महासागरीय जलधारा का। तो गर्म और ठंडी धाराओं के मिलन स्थल पर कोहरा पड़ता है, जो नौवहन के लिए संकट की स्थिति होती है। न्यूफाउंडलैंड के पास लेब्राडोर ठंडी धारा तथा गल्फ स्ट्रीम धारा मिलने से ताप व्यतिक्रमित होने से घना कोहरा पड़ती है। चौथा देखिए मत्स्य उद्योग पर इसका प्रभाव पड़ता है काफ़ी ज़्यादा। ठीक है, तो देखिए क्या होता है, जहाँ ठंडी और गर्म धाराएं मिलती है वहाँ मछली पकड़ने का विशाल क्षेत्र बन जाता है। धाराओं द्वारा मछलियों के प्लैंकटन यानी घास लाया जाता है, मछलियों के लिए आदर्श स्थिति पैदा करता है। गल्फ स्ट्रीम द्वारा यह प्लैंकटन न्यूफाउंडलैंड तथा उत्तर पूर्वी यूरोपीय तट पर पहुंचाया जाता है, जिसके कारण वहाँ पर मत्स्य उद्योग जो है काफ़ी विकसित हुआ है। अब हम देखेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, वह है ज्वार और भाटा। यहाँ से भी प्रश्न हमेशा पूछे जाएंगे। देखिए सूर्य तथा चंद्रमा की आकर्षण शक्तियों के कारण सागरीय जल के ऊपर उठने तथा गिरने का जो परिस्थिति बनता है उसी को हम ज्वार और भाटा कहते हैं। इससे उत्पन्न तरंगे को ज्वारीय तरंग कहा जाता है। सागरीय जल से ऊपर उठकर तट की ओर बढ़ने को ज्वार यानी टाइड तथा निर्मित उच्च जल स्तर को उच्च ज्वार यानी हाई टाइड तथा सागरीय जल के नीचे गिरकर सागर की ओर पीछे लौटने को भाटा कहते हैं। यानी ऊपर जब उठ रहा है तो ज्वार कहलाएगा, वही नीचे जब आ रहा है गिर रहा है तो वह भाटा कहलाता है। निम्न जल को लो टाइड, ठीक है, जिस तरह हाई टाइड ऊपर वाले ज्वार को कहा जाता है उसी तरह जब जल स्तर समान जल स्तर से नीचे जाता है तो उसको लो टाइड कहते हैं। देखिए ज्वार के प्रकार क्या क्या होते हैं। तो पहला है दीर्घ ज्वार यानी स्प्रिंग टाइड। तो वह ज्वार जिसकी सीमा औसत ज्वारीय स्तर से अधिक बढ़ी हुई होती है दीर्घ ज्वार कहलाता है। यह प्रत्येक महीने में 2 बार अमावस्या और पूर्णिमा के दिन होता है। दूसरा है लघु ज्वार यानी नीप टाइड। तो चंद्रमा की समकोणीय स्थिति के समय होने वाला ज्वार, जब ज्वार उत्पन्न करने वाले बल एक दूसरे को संपूर्ण नहीं करते तब लघु ज्वार का कारण होता है। तीसरा देखिए वह है अपभू ज्वार। ठीक है, तो यह पृथ्वी से चंद्रमा की अधिकतम दूरी होने पर उत्पन्न ज्वार को अपभू ज्वार कहते हैं। उपभू ज्वार क्या होता है, तो यह पृथ्वी से चंद्रमा की न्यूनतम दूरी के कारण उत्पन्न ज्वार को उपभू कहते हैं। आपके लिए कमेंट है, में आंसर बताइएगा। एक क्वेश्चन है, ठीक है, जो बार बार पूछता है कि किस दिन को आपका पृथ्वी जो है वह सूर्य से अधिकतम दूरी पर रहता है और न्यूनतम दूरी पर रहता है। ठीक है, इस तरह के पात होते हैं। तो एक दिन सबसे ज़्यादा दूरी पर जो है पृथ्वी सूर्य से होता है और एक दिन सबसे न्यूनतम दूरी पर होता है। तो किस दिन न्यूनतम पे होता है, किस दिन मैक्सिमम दूरी पर होता है, कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, नहीं आ रहा है तो कमेंट कीजिए, फिर मैं रिप्लाई दूंगा आपको कमेंट में श्योर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ज्वार का समय। तो प्रत्येक स्थान पर प्रतिदिन 12 घंटे 26 मिनट बाद ज्वार तथा ज्वार के 6.25 घंटे यानी 6 घंटे 13 मिनट बाद भाटा आता है। एक ज्वार केंद्र को चंद्रमा के सामने आने में 24 घंटे 52 मिनट का समय लगता है। 24 घंटे में प्रत्येक स्थान पर 2 बार ज्वार तथा 2 बार भाटा आता है। इंपॉर्टेंट है, पृथ्वी पर एक ही समय में 2 ज्वार उत्पन्न होते हैं। एक तो चंद्रमा के सामने तथा दूसरा ठीक है उसके जो पीछे भाग में। देखिए चंद्रमा का ज्वार
उत्पादक बल सूर्य के बल से दोगुना होता है। चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण और पृथ्वी तथा चंद्रमा के केंद्र प्रसारी बल द्वारा ज्वार उत्पन्न होता है। देखिए इस तरह की स्थिति बनती है जिससे ज्वार और भाटा होते हैं। ठीक है, पिक्चर से आपको आसानी से याद होगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। जब सूर्य तथा चंद्रमा एक सीधी रेखा में होते हैं तो दोनों की आकर्षण शक्ति एक साथ मिलकर कार्य करती है तथा उच्च ज्वार अनुभव किया जाता है। यह स्थिति पूर्णिमा तथा अमावस्या को होती है। लेकिन जब सूर्य, पृथ्वी तथा चंद्रमा मिलकर समकोण बनाता है तो सूर्य तथा चंद्रमा के आकर्षण बल एक दूसरे के विपरीत कार्य करते हैं और उस दिन जो है वह निम्न ज्वार बनाता है। और यह स्थिति प्रत्येक महीने में कृष्ण पक्ष एवं शुक्ल पक्ष के अष्टमी को होती है। ठीक है, तो हाई टाइड जो होता है वह किस दिन होता है? अमावस्या और पूर्णिमा को। वहीं लो टाइड होता है कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष के अष्टमी को, जिस दिन समकोण होते हैं। अगला देखिए प्रवाल भित्ति क्या होती है, इंपॉर्टेंट है। तो कुछ उष्णकटिबंधीय सागरों के उथले सागर तटों के सहारे प्रवाल पोली द्वारा निर्मित भित्ति को प्रवाल भित्ति कहा जाता है। इसके निर्माण में अनेक जीवों का योगदान होता है, जैसे देखिए कैल्शियमी शैवाल, हरा शैवाल, स्ट्रोमाटापोरोटुडस और गैस्ट्रोपोडस। प्रवाल के विकास के लिए 20 डिग्री से 25 डिग्री तापक्रम, 50 से 60 मीटर की गहराई, स्वच्छ जल, औसत सागरीय लवणता 27 से लेकर के 30 होना चाहिए। ये कंडीशन है। प्रवाल भित्ति के अलग अलग प्रकार होते हैं जो 3 भागों में बांटा गया है। तो बेसिकली प्रवाल भित्ति का 3 प्रकार होता है। पहला देखिए वो है तटीय प्रवाल भित्ति। ठीक है, तो ये क्या होता है देखिए, तो महाद्वीपीय किनारे या द्वीप के किनारे निर्मित होने वाले प्रवाल भित्ति को तटीय प्रवाल भित्ति कहते हैं। ये भित्तियाँ मकाऊ द्वीप, दक्षिणी फ्लोरिडा के सहारे पाई जाती हैं। दूसरा है अवरोधक प्रवाल भित्ति। ठीक है, बैरियर रीफ। सागरीय तट से कुछ दूर किंतु उसके समानांतर स्थित बृहदाकार प्रवाल भित्ति को अवरोधक प्रवाल भित्ति कहा जाता है। उदाहरण देखिए ग्रेट बैरियर रीफ जो ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट के सहारे 9 डिग्री से 22 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के बीच जो यह 19,200 किलोमीटर की लंबाई में पाया जाता है। तीसरा देखिए प्रवाल द्वीप बल्ले। ठीक है, तो घोड़े की नाल या मुद्रिका के आकार वाली प्रवाल भित्ति को एटॉल कहा जाता है। इसका एग्जाम्पल देखिए वो है फुराफूटी एटॉल। ठीक है, अगला देखिए प्रवाल विरंजन। ठीक है, कोरल ब्लीचिंग। तो जब सागरीय तापमान में वृद्धि हो जाती है तो प्रवाल शैवालों को अपने शरीर से निकाल देते हैं, जिसके कारण प्रवालों को आहार नहीं मिल पाता और वे मर जाते हैं। शैवाल के निकल जाने से प्रवाल श्वेत रंग के हो जाते हैं और इसे प्रवाल विरंजन कहते हैं। ठीक है, तो हमने इस चैप्टर को देख लिया पूरा। उम्मीद करते हैं आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा ये एग्ज़ाम क्रैक करने में। अगर अब तक चैनल पे नए हैं तो नीचे जो लाल बटन है उस पर जाकर सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और अपना एक प्यारा सा कमेंट हमें ज़रूर दीजिएगा कैसा लगा वीडियो। अगर PDF चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल है शिक्षा सेंटर के नाम से, इस लोगो वाले चैनल को ज्वाइन कीजिए सर्च करके, या फिर लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ वहाँ से। हमारे फेसबुक ग्रुप से भी आप ज़रूर जुड़िएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। थैंक यू।